नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। कोरोना महामारी पर लगाम लगाने के लिए अब निर्णायक लड़ाई शुरू हो गई है और देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। लेकिन इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर लोगों को तमाम भ्रामक जानकारी मिल रही है। आज हम जानेंगे कि इस जानकारी में कितनी अफवाह है और कितनी सच्चाई है, इस पर आज बात होगी। साथ ही हम जानेंगे कि कोविड वैक्सीन किसे लगवानी चाहिए। आपके लिए आज हम वैक्सीनेशन से जुड़ी तमाम जो जानकारी है, तमाम इससे जुड़े जो पहलू हैं, उसकी डिटेल साझा करेंगे, उसकी जानकारी देंगे। और आज इस जानकारी को देने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर निवेदिता गुप्ता, हेड वायरोलॉजी ICMR। साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर राणा AK सिंह, RML हॉस्पिटल से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आयुष्मान भव में जुड़ने के लिए। कोरोना वैक्सीन लोगों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है और इसकी सुरक्षा और प्रभावकारिता के आधार पर राष्ट्रीय नियामक से मंजूरी मिलने के बाद ही देश में टीकाकरण की शुरुआत की गई है। कोरोना वायरस के खिलाफ देश में 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। इसके पहले चरण में 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जा रहा है, जबकि दूसरे चरण में 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग शामिल होंगे। इसके बाद धीरे धीरे आम जनता को वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी। भारत ने कोरोना के खिलाफ सबसे ऐतिहासिक लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव प्रारंभ की है। कोरोना वैक्सीन लोगों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। इसकी सुरक्षा और प्रभावकारिता के आधार पर राष्ट्रीय नियामक से मंजूरी मिलने के बाद ही देश में टीकाकरण शुरू हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कई गलतफहमियां दूर की हैं। तमाम स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ स्वास्थ्य मंत्री खुद कह चुके हैं कि कोविड-19 वैक्सीन लेने के बाद कुछ लोगों को हल्के बुखार, इंजेक्शन लेने वाली जगह पर दर्द और शरीर में कुछ दर्द हो सकता है। ये आम टीकों के बाद होने वाले दुष्प्रभाव के समान ही है, जो वैक्सीन लेने के कुछ समय बाद ठीक हो जाएगा। दोनों वैक्सीन्स आपके प्राणों की रक्षा के लिए है, देश के रक्षा के लिए है और हर तरीके से ये वैक्सीन्स सेफ है, इफ़ेक्टिव है और इनका पर्याप्त इम्यूनोजेनिक रिस्पांस है। I would just like to reassure everyone that the vaccine is safe, it is efficacious. We have to vaccinate a huge number of people and therefore we cannot really start being very choosy. We must really have confidence in our researchers, in our scientists, in our regulatory authorities and move ahead and vaccinate as many as we can. वैक्सीनेशन के पहले टीके के बाद लगभग 28 दिनों के अंतराल पर लोगों को दूसरा टीका लगाया जाएगा। इसका असर 14 दिनों के बाद दिखेगा और लोगों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाएगी। जाहिर है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक साबित होगा। तो आज कोरोना वैक्सीन से जुड़ी तमाम जानकारी आयुष्मान भव में हम आपको देंगे और हमारे साथ इस पर दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर निवेदिता गुप्ता, मैं पहले आपसे जानना चाहूंगी, वैक्सीनेशन की शुरुआत 16 जनवरी से हो गई और ये अपने आप में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है दुनिया का। वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर आप क्या कहेंगी? कितनी सुरक्षित है कोरोना वैक्सीन? सबसे पहले हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हर वैक्सीन के छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स होते हैं। जब हम छोटे बच्चों को वैक्सीन देते हैं तो याद करिए कि सब बच्चों में हल्का बुखार होता है, बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, इंजेक्शन साइट पे थोड़ा सा पेन होता है, तो वो तो सारी वैक्सीन मामूली तौर पे इस तरह के साइड इफेक्ट्स क्रिएट करती हैं। परंतु हमें ये समझना चाहिए कि हमारी जो कंसर्न है वो बहुत ही सीरियस साइड इफेक्ट्स को लेकर होनी चाहिए। अब बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि वैक्सीन जिसको लगने वाली है उसको इतनी एंजाइटी हो जाती है कि उसको पैल्पिटेशंस हो जाते हैं, बहुत सारे लोग बेहोश भी हो जाते हैं। लेकिन ये सारी चीजें वैक्सीन की वजह से नहीं है, लोगों की एंजाइटी की वजह से हैं। प्लस जब नीडल घुस रही है आपके शरीर में तो कुछ तो पेन होगा ही। बट इन साइड इफेक्ट्स को अगर हम लोग इतना ज्यादा तूल देंगे और वैक्सीन को ही ब्लेम करेंगे कि वैक्सीन ठीक नहीं है, तो ये पूरे देश के लिए ये वाली चीज ठीक नहीं है।
हमें इस चीज पे गर्व होना चाहिए कि भारत में 2-2 वैक्सीन 1 साल से कम के अंतराल पर डेवलप हो गई इस भयानक बीमारी के लिए, जिसका ना तो लोग पैथोफिजियोलॉजी समझते हैं, ना ये समझते हैं कि ये वायरस ठीक से कैसे ट्रांसमिट होता है। इतनी नई बीमारी के लिए 10 महीने के अंदर वैक्सीन बना के खड़ा कर देना, और हमें अपने ड्रग कंट्रोलर जनरल पे भी काफी विश्वास होना चाहिए कि उन्होंने अगर 2 वैक्सीनों को मंजूरी दी है, तो उसके डेटा को ठीक से एनालाइज करके उसका सेफ्टी देखकर ही उन्होंने इसको पब्लिक में आने दिया होगा। तो वैक्सीन्स को लेके कोई भी शंकाएं ना पालें और वैक्सीन्स को बहुत ही खुले दिल से एक्सेप्ट करें और वैक्सीन्स को लें। मेरा इसमें ये कहना है। बिल्कुल। डॉक्टर राणा के सिंह, आपकी राय भी से लेकर जानना चाहूँगी। हमने जिस तरह से 2 वैक्सीन इतनी जल्दी हम लेकर आए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में, एक निर्णायक लड़ाई ये वैक्सीनेशन अभियान अब साबित होगा, और न सिर्फ भारत में बल्कि बाहर के देशों में भी जो हमारी वैक्सीन है उसकी मांग है और इसकी सप्लाई भी हमने शुरू कर दी है। इसकी सुरक्षा को लेकर वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है या नहीं है, इसे लेकर जो जानकारी सामने आ रही है, आपकी नज़र में उसमें कितनी बातें जो हैं वो अफवाह हैं और कितनी सच्चाई है? आपकी नज़र में कितनी सुरक्षित ये वैक्सीन? देखिए, मैं ना एक छोटा सा डेटा आपको बताता हूँ। पिछले 16 तारीख से लेके कल शाम तक की बात कर रहा हूँ। 6 लाख से ज्यादा लोगों को हमारे देश में वैक्सीन लग गया। अब अगर आप साइड इफेक्ट्स की बात करें, अगर परसेंटेज में, तो 0.0000, मतलब ये बिल्कुल नेग्लिजिबल की तरह है। जैसा कि अभी डॉक्टर निवेदिता बता रहे हैं कि कुछ चीजों को हम बोलते हैं कि ये साइड इफेक्ट है। जैसे जिस साइड पे आपको इंजेक्शन लगा वहां पेन होना, ठीक है। आज तक ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं बना है कि आपको लगे और वहां पे दर्द नहीं हो। बिल्कुल। रैश होना, हल्की खारिश होना, थोड़ा सा हल्का फिब्रिस लगना, थोड़ा सा मैलेज, मतलब हल्का शरीर में लगेगा जैसे हल्का हल्का दर्द हो रहा है, ये हर वैक्सीन के साथ होता है। और मैं एक बताऊं आपको, ये सरोगेट मार्कर है, ये एक इनडायरेक्ट एविडेंस है कि ये जो वैक्सीन आपके शरीर में जा रहा है, वैक्सीन आपका शरीर का जो इम्यून सिस्टम है उस वैक्सीन के ऊपर में एक्ट कर रहा है। और अगर एक्ट कर रहा है तो एंटीबॉडी बनाएगा, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। तो ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट एविडेंस है कि वैक्सीन अपना काम कर रहा है। तो इसकी सुरक्षा के बारे में अगर आप कहिएगा तो बहुत हार्ड साइंटिफिक तरीके से पिछले 1 साल के अनवरत प्रयास से ऐसे लेबोरेटरीज में डेवलप हुआ है जो कि लगातार वैक्सीन बना रहे हैं। फिर इनका ट्रायल हुआ है, फिर ट्रायल में इनको सेफ पाया गया, फिर इनका अप्रूवल मिला है। अब काफी लोग चर्चा कर रहे हैं इमरजेंसी अप्रूवल। आप देखिए, 1 साल से ये जो कोरोना वायरस है मानव जाति पे पूरे विश्व में कहर की तरह टूट रहा है। तो अगर अच्छा, इससे बचने का इसके अलावा बहुत ही कारगर हथियार और कुछ नहीं है। जैसे हम लोग कुछ जो हम लोग पिछले 1 साल से कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उससे हम लोग बच रहे हैं, हम लोग इसको बहुत हद तक काबू कर लिए हैं। लेकिन परमानेंट खत्म करने का वैक्सीन के अलावा आज के दिन तक दूसरा कोई हथियार नहीं है। तो अगर हम अब नहीं लगाएंगे तो कब लगाएंगे? मतलब इस वायरस को हम और कितनी जानें लेने देंगे? तो ये बिल्कुल सही समय में जैसे ही आ गया, उसके बाद इसका टीकाकरण अभियान हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। कई देशों से हमें मांग मिल रही है कि हमको दे दो वैक्सीन। तो आप देखिए ना, उन दोनों के भी अपने उन देशों के भी अपने वैज्ञानिक हैं, उन देशों के भी अपने डॉक्टर्स हैं। अगर सेफ नहीं होता, अगर कोई एंजाइटी और ऐसा कंसर्न अगर होता तो वो हमसे क्यों मांगते? तो हमें बढ़ चढ़ करके इस टीकाकरण अभियान में शामिल होना चाहिए। देखिए, मैं 16 तारीख को वैक्सीन लगवा चुका हूँ। तब से मैं इतना आश्वस्त महसूस कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरा बॉडी जो है अब इस कोरोना जो वायरस है उसको अपने अंदर घुसने देगा, या अगर घुस गया तो उसको वो खत्म कर देगा। मतलब मेरे बॉडी के अंदर में एक इनहेरेंट डिफेंस आ गया है। तो आगे बढ़ के बिना किसी शंका के, बिना किसी अफवाह में आए हुए खुद को बचाने के लिए, और अगर आप खुद बचेंगे तो आपका परिवार बचेगा, परिवार बचेगा तो समाज बचेगा, समाज बचेगा तो देश बचेगा।
आगे बढ़ के वैक्सीन लेना चाहिए। मैं 16 तारीख को ही वैक्सीन लगवाऊंगा। बिल्कुल, यानी कि आप कह रहे हैं जान है तो जहान है, और इस समय कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ने का जो सबसे कारगर तरीका है वो वैक्सीन ही है। और जिस तरह की बात डॉक्टर निवेदिता गुप्ता अभी राणा सर ने बताई कि साइड इफेक्ट को लेकर शायद समझ ही नहीं पा रहे हैं लोग कि साइड इफेक्ट्स का मतलब क्या है। जैसे उन्होंने कहा अगर आप टीका लगवा रहे हैं तो आप कोई भी टीका लगवाइए, उस जगह दर्द होना वो भी एक छोटा मोटा साइड इफेक्ट गिना जाएगा। आपने जैसे कहा कि एंग्जाइटी की वजह से लोगों में हो सकता है कुछ ऐसे इफेक्ट्स हो जो दिख रहे हो जिसे लोग वैक्सीन का साइड इफेक्ट मान रहे हो। मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप और उसको विस्तार से समझाइए कि साइड इफेक्ट को कैसे समझा जाए, और हर वैक्सीन एक तरह से कोई ना कोई साइड इफेक्ट दिखाती है, इसे बहुत नॉर्मल तरीके से लिया जाए। देखिए, साइड इफेक्ट्स जो वैक्सीन्स की वजह से होते हैं उनको 3 कैटेगरीज में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। पहले हम कहते हैं माइल्ड, बहुत ही हल्के फुल्के साइड इफेक्ट्स, जैसे चक्कर आ जाना, हल्का फुल्का रैश हो जाना, पेन हो जाना इंजेक्शन की साइड पे, इनको हम लोग माइल्ड साइड इफेक्ट्स कहते हैं। कुछ मॉडरेट साइड इफेक्ट्स होते हैं कि किसी को बहुत हाई फीवर आ जाना या कोई और बीमारी फ्लेयर अप कर जाना, वो थोड़ा सा मॉडरेट साइड इफेक्ट्स की कैटेगरी होती है। सीरियस साइड इफेक्ट, ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट पोस्ट वैक्सीनेशन जिसकी वजह से किसी मरीज, किसी इंडिविजुअल को अस्पताल में भर्ती होना पड़े, उसको हम लोग सीरियस साइड इफेक्ट की कैटेगरी में रैंक करते हैं। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो कंसर्न है हमारी मेन, ये सीरियस साइड इफेक्ट्स के लिए होनी चाहिए। अब सीरियस साइड इफेक्ट्स भी बहुत सारे जो होते हैं वो वैक्सीन की वजह से नहीं होते हैं। सपोज एक इंडिविजुअल है जो हार्ट का पेशेंट है, उसको वैक्सीन लगी और अनफॉर्चुनेटली उसी दिन रात को उसको एक हार्ट अटैक हो जाता है एंड दैट पर्सन आइदर बहुत ज्यादा उसको सिवियर लकवा मार जाता है या वो इनकैपेसिटेटेड हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो वो आप वैक्सीन को एट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। वो एक चांस है कि वो इंडिविजुअल पहले से ही हार्ट पेशेंट था लेकिन वैक्सीन लगने के टाइम ऐसा हो गया, या कोई इंडिविजुअल है जिसको ब्रेन अटैक या स्ट्रोक हो जाता है वैक्सीन लगने के बाद, लकवा मार जाता है या कोई और डिसेबिलिटी हो जाती है, उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो वैक्सीन की वजह से हुआ है। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, हम कहते हैं कोमॉर्बिड इंडिविजुअल्स को आप अभी फर्स्ट फेज में मत दीजिए, बट हमें ये समझना भी जरूरी है कि हमें अपनी बहुत सारे भारतीय नागरिकों को ये मालूम ही नहीं है कि उनके अंदर कौन सी कोमॉर्बिडिटीज एग्जिस्ट करती हैं। जैसे हम बहुत सारे लोग जब तक सिम्टम्स नहीं आ जाते कभी अपनी ब्लड शुगर टेस्ट नहीं कराते, सिम्टम्स नहीं आते तो बीपी नहीं देखते, तो हमें बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर ये डिजीज है जब तक हमें कोई मेडिकल कंडीशन सामने नहीं आती है। तो ऐसे इंडिविजुअल्स में भी हो सकता है वैक्सीनेशन के बाद एक अलग सा इवेंट ट्रिगर हो जाए जिसको हम बोले ये वैक्सीन की वजह से हुआ है। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हर चीज वैक्सीन की वजह से नहीं होती है। छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स को हमें टॉलरेट करना पड़ेगा, जैसे कि डॉक्टर राणा ने अभी बताया कि जब भी हम वैक्सीन लेंगे तो कुछ ना कुछ बुखार या शरीर में डिस्कम्फर्ट, सर दर्द, ये सब होगा, क्योंकि हमारी बॉडी उस वैक्सीन के अंदर जाते ही, क्योंकि उसमें वायरस का कोई फ्रैगमेंट है, हमारा पूरा इम्यून रिस्पॉन्स उसको देख के अपना एक तैयारी कर रहा है उस वायरस से फाइट करने के लिए। तो उसके कुछ ना कुछ तो आपको सिम्टम्स अपने शरीर में दिखाई देंगे, बट उनको साइड इफेक्ट्स ना माने। और मैं फिर कहूंगी कि ये बहुत सारे ट्रायल्स हुए, इंटेंस ट्रायल्स हुए हैं दोनों वैक्सीन्स के, इन पे भरोसा रखें। और जब हम ट्रायल्स करते हैं तो हमारा पहला जो रिक्वायरमेंट होता है वो ये होता है कि वैक्सीन सेफ होनी चाहिए। जब तक उनकी सेफ्टी वेल एस्टैब्लिश नहीं हो जाती तब तक वो इंसानों में नहीं दिए जाते। पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जानवरों में करके देखे जाते हैं, स्मॉल एनिमल्स में, फिर बड़े एनिमल्स में, उसके बाद ह्यूमन बींग्स में बहुत ही सेफ्टी ट्रायल्स बहुत ही रिगरसली किए जाते हैं, तब जाकर ये ह्यूज अमाउंट मतलब बड़ी पॉपुलेशंस में दिया जाता है। तो इसलिए सेफ्टी कंसर्न्स इन वैक्सीन्स के लिए एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। और डॉक्टर राणा इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सेफ्टी कंसर्न को लेकर, क्योंकि सबसे पहले जो वैक्सीन दी जा रही है वो स्वास्थ्य कर्मियों को दी जा रही है, जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उन्हें दी जा रही है, जिनके कंधों पर ये सारी लड़ाई जो है कोरोना के खिलाफ
जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी है, सबसे पहले उन्हें वैक्सीन दी जा रही है, यानी समझा जा सकता है कि ये कितनी सुरक्षित होगी जो सबसे पहले इन फ्रंटलाइन वर्कर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को ही ये वैक्सीन दी जा रही है। मैं आपसे थोड़ा समझना चाहूंगी, लोगों को समझाएं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन होना, यानी हम जिसे कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी बनाना, ये क्यों जरूरी है? देखिए, जब तक ये वायरस पूरा खत्म नहीं हो जाता, कोई भी एक आदमी अगर इस वायरस को कैरी करते रहेगा और दूसरा उसके संपर्क में जाएगा और अगर उस वैक्सीनेटेड नहीं है, उसको इम्यूनिटी नहीं है, तो उसको इन्फेक्ट कर देगा। तो इससे कंप्लीट बचाव के लिए इस वायरस का कंप्लीटली खत्म होना निहायत जरूरी है। इसीलिए जितने ज्यादा लोग आगे आकर के इस वैक्सीन को लगवाएंगे, वो जो हर्ड इम्यूनिटी की आप बात करें, उतनी जल्दी हमारा सोसाइटी और हमारा देश हर्ड इम्यूनिटी को एक्वायर करेगा। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब हुआ कि भाई जितने लोग हैं हम सब लोग इम्यून हो गए। अब अगर सब इम्यून हो गए तो ये वायरस हमारे इर्द गिर्द रहेगा तब भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब ये वायरस हमारे लिए खुद लाचार हो जाता है, हमको कुछ नहीं करता। एक और मैं बताऊं, जैसे अभी चर्चा चल रही थी साइड इफेक्ट्स की, जी जी। अपवादों की चर्चा, एक्सेप्शंस की चर्चा करना मुनासिब नहीं है। कोई ऐसी दवा नहीं है जिसका कि साइड इफेक्ट बॉडी पे नहीं हो सकता है। आप पेनिसिलिन की चर्चा करिए, पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है उससे रिएक्शंस हो जाते हैं। जब बुखार की दवाई है जैसे पैरासीटामोल, जिसको कि लोग डॉक्टर से भी नहीं पूछते, ओवर द काउंटर खरीद करके खाते हैं, उससे भी साइड इफेक्ट हो सकता है। तो एक्सेप्शंस तो किसी भी दवाई से हो सकता है, और एकदम एक्सेप्शनल आउटकम, एक्सेप्शनल एडवर्स आउटकम, तो ये तो एक महज इत्तेफाक है। हम में से कोई भी ये डिसाइड करना अफोर्ड नहीं कर सकता है कि पॉसिबिलिटी साइड इफेक्ट्स का दवाई का हमको होगा तो हम जिंदगी में कभी कोई दवाई खाएंगे ही नहीं। तो एक्सेप्शंस पे न जाएं, हम लोग ये चले कि आम तौर पे या रेगुलर ढंग से या यूजुअली क्या होगा, यूजुअली यही होगा, वैक्सीन लगाइए, आपको उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप होगी, आपको कोरोना होगा नहीं, आप भी बचेंगे, सारे लोग बचेंगे। बिल्कुल। तो जो बड़ी बात अभी डॉक्टर आनंद ने दोहराई है कि कोई ऐसी दवा नहीं है जिसका साइड इफेक्ट ना हो। थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट सब में होता है, और साइड इफेक्ट अगर आपको हो रहा है थोड़ा बहुत, तो ये इसका प्रमाण है, एक तरह से ये असर कर रही है दवाई आप पर, ये एक तरह से साइड इफेक्ट होना इसका प्रमाण भी है। डॉक्टर निवेदिता, मैं आप चाहूँगी आप भी थोड़ा समझाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन होना क्यों ज़रूरी है, क्यों लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आना चाहिए? देखिए, हम लोग भारत के जो पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनका शुरू से यही निश्चय था कि हमें जल्दी से जल्दी वैक्सीन लानी है, क्योंकि इम्यूनिटी 2 तरह से डेवलप होती है हर इंडिविजुअल की। एक तो जो लोग नेचुरली इन्फेक्ट हो गए कोविड-19 से, तो जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हो गया, उनकी बॉडी में ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज बनती हैं और उनमें ये क्षमता आती है कि आगे दोबारा इन्फेक्शन हो तो ये एंटीबॉडीज उसके खिलाफ फाइट करें। दूसरा तरीका होता है कि वैक्सीन आप लगा के भी इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करते हैं। अब अगर हम लोग नेचुरल इन्फेक्शन के थ्रू इम्यूनिटी जनरेट करने की कोशिश करते हैं, तो उसका जो हमें बहुत ही भारी खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि उसमें हम बहुत सारी लाइव्स लूज करते हैं, बहुत सारा अपने हेल्थ केयर सिस्टम पे बर्डन डालते हैं, क्योंकि लोग बीमार होंगे, अस्पतालों में भर्ती होंगे, जो कोमॉर्बिड होंगे उनकी डेथ भी होगी उस प्रोसेस में। तो ये रास्ता इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए बहुत ही सही रास्ता नहीं है। इसीलिए हम लोगों की हमेशा ये कोशिश रही है कि नेचुरल इन्फेक्शन को कम से कम रखें। उसमें भी हम लोगों को इन्फेक्ट होने से तो नहीं रोक सकते हैं, कुछ प्रोपोर्शन तो इन्फेक्ट होंगे, बट कोशिश ये है कि कम से कम इन्फेक्ट हो, कम से कम सीवियरली बीमार हो, और साथ में हम वैक्सीन दें जिससे लोगों में एक इम्यूनिटी डेवलप हो। तो ये जो मिक्स्ड इम्यूनिटी है नेचुरल इन्फेक्शन की वजह से और वैक्सीन की वजह से, इसको मिलाकर हम लोग चाहते हैं कि हम एक ऐसा लेवल अचीव कर लें जिसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, जिसमें 50 to 60% इंडिविजुअल्स आपके इम्यून होते हैं इन्फेक्शन के लिए। तो इंडिविजुअल्स के इम्यून होने के 2 फायदे होते हैं। एक तो अगर मैं इम्यून हूँ तो ना तो मैं खुद इन्फेक्ट होंगी, और अगर मेरे को वायरस एक्सपोजर है भी तो मैं उसको मल्टीप्लाई करके शेड नहीं करूंगी, तो मैं खुद भी इन्फेक्ट नहीं होंगी और मैं दूसरे लोगों को भी आगे इन्फेक्ट नहीं करूंगी।
तो मैं खुद भी प्रोटेक्ट हो रही हूँ और वायरस ट्रांसमिट भी नहीं कर रही हूँ, तो इसका डबल बेनिफिट होता है इम्यून होने का। इसलिए हम अपने हेल्थ सिस्टम पे बर्डन ना डालें और हम लोग वैक्सीन और नेचुरल इन्फेक्शन की एक मिक्स्ड इम्यूनिटी को लेकर आगे चलें। इसमें वैक्सीन जितने लोग लगवाएंगे, जितने लोग जल्दी इम्यून होंगे, उतना हम लोग इन्फेक्शन ट्रांसमिशन को रोक पाएंगे। लोग भी रोबस्ट तरीके से फाइट कर पाएंगे इन्फेक्शन को और आगे ट्रांसमिट भी नहीं करेंगे। तो इसका एक डुअल बेनिफिट है, दोहरा लाभ है इसमें। इसलिए वैक्सीन को हम जितनी जल्दी एक्सेप्ट करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें, उसी में हम सबकी भलाई है और इन्फेक्शन को हम इसी से कंट्रोल कर सकते हैं। अलॉन्ग विद हम जो अभी मेजर्स कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड हाइजीन, ये मेंटेन करते हुए वैक्सीन का बहुत जल्दी अपटेक करना हम सबके लिए बहुत ही अनिवार्य है। बिल्कुल। और डॉक्टर राणा ए.के. सिंह, मैं चाहूँगी थोड़ा और इसके बारे में अब आप बताएं, क्या जिन लोगों को कोरोना संक्रमण हो चुका है, क्या उन्हें भी ये वैक्सीन लगवानी चाहिए, और या फिर जो कोरोना से संक्रमित व्यक्ति है, क्या उन्हें ये वैक्सीन दी जाएगी? नहीं, देखिए, जिसको एक्टिव कोरोना डिजीज है या जैसे कि लगातार बताया जा रहा है हर तरह के मीडिया से, और एक प्रकार से बड़ा इंटेंस कैंपेन चला रहे हैं हम लोग कि अगर आपको कोई कोमॉर्बिडिटी है या कोई एक्टिव डिजीज है अभी, अच्छा, चाहे वो एक्टिव डिजीज कोरोना ही क्यों नहीं हो, तो अभी उस समय आप वैक्सीन नहीं लगाइए, क्योंकि जैसा हम लोगों ने बोला कि थोड़ा जो बॉडी तो उस पर रिएक्ट करेगा, जो कि एक सरोगेट मार्कर है कि आपका बॉडी का इम्यूनिटी अब डेवलप हो रहा है। तो एक्टिव डिजीज अगर कुछ भी है तो उसमें ये वैक्सीन नहीं लेना है, ये बिल्कुल क्लियर है उसमें। ठीक है डॉक्टर, ये कैसे पता चलेगा कि मैं कोरोना टीकाकरण के योग्य हूँ? क्योंकि इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी कराना और बहुत जल्दी आगे जाके आम जनता के लिए भी वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी। कैसे पता चलेगा कि मैं योग्य हूँ, मुझे लगवानी चाहिए? देखिए, जैसा मैंने बताया कि एक है कि आपको कोई अगर एक्टिव डिजीज है तो वो भी आप अयोग्य हैं, ये नहीं है। हाँ। उस समय के लिए, जिस समय एक्टिव बीमारी है, जब वो बीमारी खत्म हो जाएगी, उससे आप फ्री हो जाएंगे, तो आप फिर से योग्य हैं। तो हर वो आदमी, मतलब हम में से हर कोई कोरोना का वैक्सीन लगाने के लिए योग्य है। कुछ जो अभी तक जो एडवाइजरी है अबाउट द प्रेग्नेंट मदर्स, अबाउट द लैक्टेटिंग मदर्स, तो इन लोगों को अभी अभी इन लोगों को नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि ये एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन में है। उसके अलावा हम में से हर कोई जो है एलिजिबल है या योग्य है लगाने के लिए। और एक बात आपको बता दूं कि ये जो शुरुआत हेल्थ केयर वर्कर से क्यों किया गया, ये देखिए, बहुत लोगों के ज़हन में ये सवाल आता है। मैं बताता हूँ, ये जो प्रधानमंत्री जी की मंशा समझनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री जी पिछले 1 साल से देख रहे हैं लगातार कि हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना के समंदर में रोज डूब रहे हैं, उतरा रहे हैं, निकल रहे हैं, फिर वापस अगले दिन ड्यूटी में चले जा रहे हैं। ये हेल्थ केयर वर्कर्स बहुत ही वल्नरेबल ग्रुप है। इतना वल्नरेबल ग्रुप है क्योंकि भाई मान लीजिए कि है तो कि आप बाजार में जाएं, सब्जी खरीदने जाएं, वहां भी हो सकता है, लेकिन हम तो एकदम, हम बताएं कि हम कोरोना के सागर में डूबते उतराते रहते हैं। तो उनकी मंशा साफ है कि ये सबसे वल्नरेबल ग्रुप है। और मैं बताऊं, सर्वविदित है, सब कोई जानता है कि हम लोगों ने, हेल्थ केयर वर्कर्स ने जान गंवाई है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि जो सबसे वल्नरेबल ग्रुप है, देखिए घर में अगर मान लीजिए कि एक चपाती है और 3 लोग भूखे हैं, सबसे पहले किसको दीजिएगा? जिसको भूख सबसे ज्यादा लगी हुई है। तो वही है कि यही ग्रुप है जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। मैं जैसा समझ पाता हूं, प्रधानमंत्री जी की यही मंशा है, यार ये जो लोग कोरोना से लोगों की जिंदगी बचाने में अपनी जान दे रहे हैं, पहले इनकी जान बचाओ। तो इसीलिए योग्य सभी हैं, जैसा कि मैंने बताया। कुछ एडवाइजरीज हैं, एक्टिव डिजीज, प्रेग्नेंट मदर, लैक्टेटिंग मदर्स, तो उसको छोड़ दीजिए, तो हम में से हर कोई योग्य है। ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर निवेदिता गुप्ता, इसके अलावा हमने देखा है कि जो वैक्सीनेशन हो रही है वहाँ पर अलग से एक विशेषज्ञ समूह भी मौजूद है कि अगर मान लीजिए कोई भी साइड इफेक्ट होता है
तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाए। हालांकि जो बातें सामने आई हैं, मामूली से साइड इफेक्ट हो सकते हैं जो ज़्यादातर सामने आए हैं, इसके लिए भी यहाँ विशेषज्ञ मौजूद हैं जो तुरंत इस पर काम कर सकें। हाँ, ये विशेषज्ञ मौजूद हैं, क्योंकि एक चीज़ है, हमको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे कि कन्वेंशनली हर वैक्सीन को डेवलप करने में 10 से 15 साल लगते हैं, क्योंकि वैक्सीन डेवलपमेंट एक बहुत लंबा प्रोसेस है। और आज तक जितनी भी वैक्सीन डेवलप हुई हैं, एक के बाद एक पहले वैक्सीन का जो मॉलिक्यूल है उसको बनाया जाता है, उसको कैरेक्टराइज किया जाता है, फिर उसका चूहों में या खरगोशों में स्टडी की जाती है, फिर और थोड़े बड़े एनिमल्स, डोजेज एडजस्ट की जाती हैं, बंदरों में मूव करते हैं, फिर उसके बाद ह्यूमंस में आते हैं। और ह्यूमंस में भी फेज 1, 2, 3 ऐसे करके ट्रायल्स होते हैं। तो आज तक जितनी भी वैक्सीन्स बनी उनमें ये सारे स्टेप्स, खाली एक स्टेप होता था, एक स्टेप जब पूरा हो जाता है तब दूसरे स्टेप पे मूव करते हैं। और हर कंपोनेंट वैक्सीन का, हर प्लेटफॉर्म, हर सेल लाइन बहुत कायदे से स्टडी की जाती है। बट इस 10 से 15 साल की जब आप वैक्सीन की जो टाइमलाइन है, उसको अगर आप कोविड पैंडेमिक में अप्लाई करते तो ऑब्वियसली आप बचा ही नहीं सकते थे अपनी पॉपुलेशन को। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे वेल कैरेक्टराइज्ड प्लेटफॉर्म्स जो पहले यूज हुए हों, कई सारे हमने उनके ट्रायल्स और उनकी इस पैरेलल में की हैं। ठीक है, इस वजह से वैक्सीन जो है वो जल्दी आ पाई है हमारे सामने, और जिसकी जरूरत भी बहुत थी। फिलहाल उसके लिए हम ओवर कॉशियस हो रहे हैं। हाँ। और ये जो बहुत सारे लोगों में एनाफाइलैक्सिस एक चीज होती है कि वैक्सीन देने के बाद सिवियर एलर्जिक रिएक्शन कुछ इंडिविजुअल्स में होता है, जो कंप्लीटली उनके जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करता है। और उसमें कई बार लोगों की इतना सिवियर एलर्जी होती है कि लोगों की जानें भी जा सकती हैं। अच्छा। इसलिए विशेषज्ञों का मौजूद होना साइट पे बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसी समय अगर ऐसा कोई भी रिएक्शन होता है तो वो अप्रोप्रिएट दवाइयां इंजेक्ट करके उस इंडिविजुअल को वापस रिवाइव कर सकते हैं। तो ये सारे मेजर्स सरकार इसीलिए ले रही है कि कोई भी ऐसा हादसा ना हो लोगों के साथ। ठीक है, इसी के साथ समय ये पूरा हो गया है। डॉक्टर राणा ए के सिंह और डॉक्टर निवेदिता गुप्ता, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आयुष्मान भव में समय देने के लिए। तो हमने देखा आज की चर्चा से भी यही सामने आया है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो भ्रामक हैं, उनमें सच्चाई नहीं है। इसमें साइड इफ़ेक्ट्स हैं वैक्सीन में, लेकिन ये बहुत आम साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये साइड इफ़ेक्ट्स वही साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो किसी और दवा या किसी और वैक्सीन को लगवाने से भी सामने आ सकते हैं। इसलिए जान है तो जहान है, वैक्सीनेशन के लिए हमें आगे आना चाहिए, क्योंकि ये कोरोना महामारी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई है और ये वैक्सीन ही उसका सबसे कारगर हथियार है। इसी के साथ आयुष्मान भव में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।